फिल्म की शुरुआत एक बेहद इमोशनल और टेंशन भरे सीन से होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होती है और उसे तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा होता है। डॉक्टर बिना समय गंवाए उसका इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी कहानी हमें लगभग 20 साल पीछे ले जाती है, जहां से इस पूरी दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है। हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं। इस परिवार में डॉन, उसकी पत्नी आयरिन और उनकी दो बेटियां सारा और एमी रहती हैं। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य परिवार लगता है, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं होता। डिनर के दौरान सारा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने की बात करती है, लेकिन उसके पिता डॉन बेहद गुस्सैल, जिद्दी और कंट्रोल करने वाले इंसान होते हैं। वह सारा को साफ मना कर देते हैं और वहीं बैठने का आदेश देते हैं। सारा कहती है कि उसने पहले ही अपनी मां को पार्टी के बारे में बता दिया था, लेकिन उसकी मां भी डॉन के डर की वजह से सारा का साथ नहीं देती और उसे अपने पिता की बात मानने के लिए कह देती है। सारा ऊपर से तो मान जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस कैद जैसी जिंदगी से परेशान हो चुकी होती है। इसीलिए रात होते ही वह चुपके से अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलती है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसके साथ पार्टी में चली जाती है। रात भर पार्टी करने के बाद सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ देता है। जैसे ही सारा घर के अंदर जाने लगती है, सामने उसका पिता डॉन खड़ा मिल जाता है। डॉन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सबके सामने सारा पर चिल्लाने लगता है। तभी उसकी मां बीच में आकर किसी तरह मामला शांत कर देती है और सारा को वहां से ले जाती है। कुछ समय बाद सारा अपनी छोटी बहन एमी के साथ बैठी होती है। बातों बातों में वह कहती है कि जैसे ही वह 18 साल की होगी, वह इस घर और अपने कंट्रोल करने वाले पिता को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि डॉन दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। यह बात सुनने के बाद डॉन सीधे घर के बेसमेंट में जाता है। वहां एक ऐसा सीक्रेट कमरा होता है जिसके बारे में घर के बाकी लोगों को भी कुछ पता नहीं होता। डॉन उस कमरे को ध्यान से देखता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। यहीं से समझ आ जाता है कि उसके दिमाग में कुछ बहुत भयानक चल रहा है। कुछ दिन बाद सारा का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और अब उसका 18वां जन्मदिन भी आने वाला होता है। एक दिन आयरिन और एमी शॉपिंग के लिए घर से बाहर चली जाती हैं। सारा घर पर ही रुक जाती है। अब पूरे घर में सिर्फ डॉन और सारा मौजूद होते हैं। डॉन सारा को आवाज देकर कहता है कि उसे बेसमेंट में कुछ सामान शिफ्ट कराने में मदद चाहिए। बिना किसी शक के सारा उसके साथ नीचे चली जाती है। वहां डॉन उसे बताता है कि यह कमरा कई साल पहले इमरजेंसी के समय छिपने के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे ही सारा कमरे के अंदर जाती है, डॉन बाहर निकलता है और अचानक भारी लोहे का दरवाजा बंद कर देता है। सारा घबरा जाती है। वह पूरी ताकत से दरवाजा पीटती है, जोर जोर से चिल्लाती है और अपने पिता से दरवाजा खोलने की गुहार लगाती है। लेकिन उसकी एक भी आवाज बाहर नहीं पहुंचती, क्योंकि यह पूरा कमरा साउंड प्रूफ बनाया गया था। सारा अब समझ चुकी होती है कि उसके साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। सारा लगातार दरवाजा पीटती रहती है और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वह कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ बनाया गया था। अब उसे एहसास हो जाता है कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। कमरे में रखे सामान को देखते देखते उसकी नजर एक बड़े बॉक्स पर पड़ती है। वह उसे खोलती है तो अंदर उसकी अपनी ही चीजें रखी होती हैं, कपड़े, कुछ जरूरी सामान और रोजमर्रा की इस्तेमाल की वस्तुएं। ये देखकर सारा समझ जाती है कि उसके पिता ने यह सब पहले से प्लान कर रखा था। उसे वहां एक लैपटॉप भी मिलता है। सारा उम्मीद करती है कि शायद इसी से वह किसी से संपर्क कर सके, लेकिन जैसे ही वह उसे ऑन करती है, सामने पासवर्ड मांगा जाता है। वह कई बार पासवर्ड डालने की कोशिश करती है, मगर सिस्टम में ऐसा सिक्योरिटी लॉक लगा होता है कि 3 गलत कोशिशों के बाद पूरी बिजली बंद हो जाती है। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ जाती हैं और वेंटिलेशन भी रुक जाता है। कुछ ही सेकंड में कमरे में घुटन बढ़ने लगती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। घबराकर सारा वेंटिलेशन के पास जाकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज हल्की सी बाहर तक पहुंचती भी है, लेकिन उसी समय डॉन बाहर से वेंटिलेशन का रास्ता भी बंद कर देता है।
अब सारा पूरी तरह अकेली और बेबस हो चुकी होती है। शाम तक जब सारा घर वापस नहीं आती तो उसकी माँ आयरिन और बहन एमी परेशान होने लगती हैं। वे उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और बॉयफ्रेंड से पूछताछ करती हैं, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इधर बेसमेंट में सारा को कैद हुए 4 दिन बीत चुके होते हैं। 4 दिन बाद पहली बार डॉन उसके पास नीचे आता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सारा पूरी ताकत से उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही कदम आगे एक और लोहे का दरवाजा होता है जो बाहर से लॉक रहता है। डॉन तुरंत उसे पकड़ लेता है, उसके बाल खींचते हुए वापस कमरे में घसीट लाता है और गुस्से में कहता है, यह तुम्हारी सजा है। अब से तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं करूंगा। तुम कब खाओगी, कब सोओगी, कब हंसोगी, कब रोओगी, सब मैं तय करूंगा। जब तक तुम मेरी हर बात मानना नहीं सीख जाती, तब तक यहीं कैद रहोगी। इसके बाद डॉन अपनी सारी इंसानियत भूल जाता है और सारा के साथ बेहद घिनौनी हरकत करता है। वह उसका शारीरिक शोषण करता है। यह फिल्म का सबसे दर्दनाक और परेशान कर देने वाला हिस्सा है, जो दर्शाता है कि डॉन कितना क्रूर और दरिंदा इंसान है। दूसरी तरफ आयरिन आखिरकार पुलिस में सारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस घर पहुंचकर पूछताछ करती है, लेकिन डॉन बहुत चालाकी से पूरी कहानी बदल देता है। वह पुलिस से कहता है कि सारा पहले से ही घर छोड़ने की बातें करती थी और शायद अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। उसके झूठे और बनावटी व्यवहार की वजह से पुलिस को भी तुरंत उस पर शक नहीं होता। हालांकि वे केस दर्ज कर लेते हैं। इसी बीच सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस भी उसके घर पहुंचता है। वह बेहद परेशान होता है और बार बार सारा के बारे में पूछता है, लेकिन डॉन उससे भी झूठ बोल देता है। वह कहता है कि सारा अपने बचपन के एक दोस्त के साथ फ्लोरिडा चली गई है और अब वह नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। यह सुनकर क्रिस टूट जाता है, लेकिन उसके पास डॉन की बात पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। उधर बेसमेंट में सारा अपनी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे डरावनी कैद झेल रही होती है। उसे नहीं पता कि बाहर कोई उसकी तलाश कर रहा है या फिर पूरी दुनिया उसे हमेशा के लिए भूल चुकी है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। देखते ही देखते सारा को उस बेसमेंट में कैद हुए 1 महीना पूरा हो जाता है। अब उसे बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, यह भी याद नहीं रहता। उसका 18वां जन्मदिन भी आ जाता है। डॉन नीचे आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा केक और लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस होती है। वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे कोई प्यार करने वाला पिता अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा हो, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा होता है। वह जबरदस्ती सारा को वह ड्रेस पहनने के लिए कहता है। डर और मजबूरी में सारा ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाती है। डॉन केक काटने के बाद उससे कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है, जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। सारा बिना एक पल गंवाए कहती है, मुझे बस यहां से आजाद कर दो। लेकिन डॉन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अभी नहीं, कुछ और मांगो। सारा समझ जाती है कि उससे दया की उम्मीद करना बेकार है, इसीलिए वह सिर्फ एक घड़ी मांग लेती है, क्योंकि उस बंद कमरे में उसे दिन रात और समय का कोई अंदाजा ही नहीं चलता। डॉन उसकी यह इच्छा पूरी कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर अपनी दरिंदगी पर उतर आता है और एक बार फिर सारा के साथ जबरदस्ती करता है। अब सारा पूरी तरह टूट चुकी होती है। दिन बीतते रहते हैं। एक दिन वह खाने का एक टिन खोल रही होती है। तभी उसकी नजर उस टिन के तेज धार वाले ढक्कन पर जाती है। अचानक उसके मन में एक ख्याल आता है। वह उस धातु के टुकड़े को छिपाकर रख लेती है और धीरे धीरे उसे नुकीला बनाकर एक अस्थायी हथियार तैयार कर लेती है। उसे उम्मीद होती है कि अगली बार जैसे ही डॉन आएगा, वह उस पर हमला करके किसी तरह यहां से निकल जाएगी। कुछ समय बाद डॉन फिर नीचे आता है। इस बार सारा पहले की तरह डरी हुई नहीं दिखती। वह शांत खड़ी रहती है ताकि डॉन को किसी बात का शक न हो। जैसे ही डॉन उसके बिल्कुल करीब आता है, सारा अचानक पूरी ताकत से उस नुकीले हथियार से उस पर हमला कर देती है। लेकिन डॉन पहले से ही सतर्क होता है। वह तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, हथियार छीनकर उसे जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वह बेरहमी से उसकी पिटाई करता है और एक बार फिर उसके साथ अमानवीय हरकत करता है। सारा की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। कुछ महीनों बाद उसे एहसास होता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर वह अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है।
लेकिन उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं होता। समय बीतता है और एक दिन अचानक उसे तेज लेबर पेन शुरू हो जाता है। उस बंद कमरे में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, न डॉक्टर, न नर्स और न ही कोई अपना। सिर्फ चार दीवारें और असहनीय दर्द। अपनी जान की परवाह किए बिना सारा कमरे में रखी एक मेडिकल किताब की मदद से खुद ही डिलीवरी करने की कोशिश करती है। कई घंटों की दर्दनाक मशक्कत के बाद आखिरकार वह एक बेटी को जन्म देती है। उसे अपनी बाहों में लेते ही पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। वह अपनी बेटी का नाम मैरी रखती है। अब उसी मासूम बच्ची की मुस्कान सारा के जीने की एकमात्र वजह बन जाती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। अब छोटी सी मैरी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी होती है। उसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, न खुला आसमान और न ही बाहर की दुनिया। उसके लिए वही अंधेरा बेसमेंट ही पूरी दुनिया बन चुका होता है। दूसरी तरफ सारा हर दिन अपनी माँ और बहन को याद करके टूटती रहती है। उसे उम्मीद तो होती है कि शायद कोई एक दिन उसे ढूंढने आएगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वह उम्मीद भी कम होती जा रही थी। इसी बीच सारा को पता चलता है कि वह दूसरी बार प्रेग्नेंट है। कुछ समय बाद डॉन के जॉब में प्रमोशन हो जाता है। वह हमेशा की तरह नीचे बेसमेंट में आता है। सारा उससे हाथ जोड़कर कहती है, अब हमारा परिवार और बड़ा होने वाला है। कम से कम हमारे बच्चों पर तो रहम करो, हमें यहां से बाहर जाने दो। लेकिन डॉन उसकी बात सुनने के बजाय गुस्से में वहां से चला जाता है। ऊपर डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार खाना खा रहा होता है। सारा की माँ आयरिन आज भी अपनी बेटी को याद करके दुखी रहती है। वह डॉन से कहती है कि अब उन्हें किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की मदद लेनी चाहिए ताकि सारा का कुछ पता चल सके। लेकिन डॉन साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह किसी ऐसे इंसान पर पैसे बर्बाद नहीं करेगा जिसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा हो। यह सुनकर आयरिन और भी ज्यादा निराश हो जाती है। कुछ समय बाद क्रिसमस आता है। डॉन इस बार सारा और मैरी के लिए एक टीवी लेकर आता है। इतने सालों बाद पहली बार सारा और उसकी बेटी किसी दूसरी दुनिया को स्क्रीन पर देख पाती है। दोनों खुशी खुशी टीवी देखने लगती हैं। लेकिन यह खुशी भी एक तरह की कैद ही होती है, क्योंकि वे सिर्फ दुनिया को देख सकती थीं, उसमें जी नहीं सकती थीं। फिर समय आगे बढ़ता है। अब सारा अपने दूसरे बच्चे, एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वह माइकल रखती है। कुछ साल और गुजर जाते हैं। मैरी अब पहले से बड़ी हो चुकी होती है, जबकि माइकल भी चलने फिरने लगा होता है। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ जाती है। मैरी की तबीयत अचानक बहुत खराब होने लगती है। उसे तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। घबराकर सारा डॉन से दवाइयों की भीख मांगती है। डॉन कुछ दवाइयां तो लेकर आता है, लेकिन सारा समझ जाती है कि सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा। वह रोते हुए कहती है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। अगर इलाज नहीं मिला तो मेरी बेटी मर जाएगी। लेकिन डॉन हमेशा की तरह उसकी बात अनसुनी कर देता है और बिना कुछ कहे वापस ऊपर चला जाता है। इसी दौरान कई साल बाद क्रिस एक बार फिर सारा के परिवार से मिलने आता है। वह आज भी सारा को नहीं भूल पाया होता। क्रिस आयरिन से पूछता है कि क्या सारा ने कभी संपर्क किया। आयरिन दुखी होकर कहती है, नहीं, आज तक उसका कोई फोन, कोई चिट्ठी या कोई खबर नहीं आई। फिर वह एक ऐसी बात कहती है जो कहानी का रुख बदल देती है। वह कहती है, अब मुझे लगता है कि डॉन ने हम सबसे झूठ बोला था और मुझे डर है कि शायद सारा के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। यह सुनकर पहली बार आयरिन के मन में भी अपने ही पति पर शक पैदा होने लगता है। समय बीतता रहता है, लेकिन सारा और उसके बच्चों की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। उधर क्रिस की बात सुनने के बाद आयरिन के मन में डॉन को लेकर शक और गहरा हो जाता है। वह उससे सवाल करती है कि आखिर उसने इतने सालों तक सारा के बारे में उनसे झूठ क्यों बोला। दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगती है। गुस्से में आयरिन वहां से चली जाती है और डॉन भी उसके पीछे निकल जाता है। जल्दबाजी में डॉन से बेसमेंट की चाबी वहीं गिर जाती है। इसी दौरान एमी की नजर उस चाबी पर पड़ती है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह चुपचाप चाबी उठाती है और पहली बार घर के उस बेसमेंट की तरफ जाती है जहां जाने से डॉन हमेशा सभी को रोकता था। एमी धीरे धीरे नीचे उतरती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक पीछे से डॉन आ जाता है।
वह गुस्से से एमी पर चिल्लाता है और उसे तुरंत वहां से बाहर निकाल देता है। एमी डरकर तो वापस चली जाती है, लेकिन अब उसके मन में भी यह सवाल उठ चुका होता है कि आखिर उस बेसमेंट में ऐसा क्या छिपा है जिसे डॉन किसी को देखने नहीं देना चाहता। उधर बेसमेंट में सारा की जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। कुछ समय बाद वह तीसरी बार एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वह थॉमस रखती है। अब उस छोटे से कमरे में सारा और उसके 3 बच्चे रह रहे होते हैं। सारा अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसके तीनों बच्चे हमेशा इसी अंधेरे में रहे तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह डॉन से कहती है, कम से कम इस बच्चे को तो यहां से बाहर ले जाओ, इसे एक सामान्य जिंदगी जीने दो। शुरुआत में डॉन साफ मना कर देता है, लेकिन काफी समझाने के बाद वह किसी तरह मान जाता है। सारा एक चिट्ठी लिखती है और उसे बच्चे की टोकरी में छिपा देती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, माँ, यह मेरा बेटा थॉमस है। मैं इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हूं और इसकी देखभाल नहीं कर सकती। कृपया इसे अपने पास रख लीजिए। जब सब ठीक हो जाएगा मैं इसे लेने जरूर आऊंगी। डॉन आधी रात को उस मासूम बच्चे को उसी के अपने घर के बाहर छोड़ आता है। सुबह जब आयरिन दरवाजा खोलती है तो उसे बाहर एक टोकरी में छोटा सा बच्चा रोता हुआ मिलता है। साथ में रखी चिट्ठी पढ़कर वह हैरान रह जाती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह बच्चा सारा का ही है। बिना एक पल सोचे वह थॉमस को अपने साथ घर के अंदर ले आती है और उसकी परवरिश शुरू कर देती है। लेकिन सारा ने उस टोकरी में एक और छोटा सा सुराग भी छिपाया था, जिससे शायद उसकी सच्चाई दुनिया तक पहुंच सकती थी। दुर्भाग्य से वह सुराग आयरिन तक पहुंचने से पहले ही डॉन के हाथ लग जाता है। जैसे ही वह उसे पढ़ता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत बेसमेंट में पहुंचता है और सारा पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। इसके बाद वह एक बार फिर उसके साथ बेहद क्रूर व्यवहार करता है। सारा की हर छोटी सी उम्मीद, हर कोशिश और आजादी का हर सपना एक बार फिर उसी अंधेरे बेसमेंट में दम तोड़ देता है। समय का पहिया लगातार घूमता रहता है और देखते ही देखते 14 साल बीत जाते हैं। अब मैरी एक छोटी बच्ची नहीं रही। वह किशोरावस्था में पहुंच चुकी होती है, जबकि माइकल भी काफी बड़ा हो गया होता है। दोनों ने आज तक उस अंधेरे बेसमेंट के अलावा कोई दुनिया नहीं देखी थी। एक दिन सारा माइकल के बाल काट रही होती है। तभी मैरी हल्का सा मेकअप करके अपनी मां के सामने आती है। वह पहली बार खुद को थोड़ा सुंदर महसूस करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही डॉन नीचे आता है उसकी नजर मैरी पर पड़ती है। उसकी निगाहें देखकर सारा तुरंत समझ जाती है कि अब डॉन की गंदी सोच अपनी ही बेटी तक पहुंच चुकी है। यह एहसास सारा को अंदर तक डरा देता है। वह तुरंत मैरी का मेकअप साफ कर देती है और उसे डॉन से दूर रहने के लिए कहती है। सारा का यह व्यवहार डॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में वह पूरे बेसमेंट की बिजली बंद कर देता है। कुछ ही देर में पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। मैरी चुपचाप वेंटिलेशन के पास जाकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सारा उसके पास जाकर प्यार से पूछती है, क्या हुआ बेटा? मैरी रोते हुए कहती है, मां, मैं भी बाहर जाना चाहती हूं। मेरे भी दोस्त हों, मैं भी स्कूल जाऊं, खुली हवा में सांस लूं। क्या मैं कभी इस जगह से बाहर निकल पाऊंगी? अपनी बेटी की बातें सुनकर सारा की आंखें भी भर आती हैं। वह उसे गले लगाकर बस इतना कहती है, मैं वादा करती हूं, एक दिन हम सब यहां से जरूर निकलेंगे। लेकिन उसके दिल में यह डर भी था कि शायद वह दिन कभी आए ही नहीं। उसी दौरान मैरी एक सवाल पूछती है जिसने सारा को कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश कर दिया। वह पूछती है, मां, क्या आप उस आदमी को बहुत पहले से जानती हैं? सारा भारी मन से जवाब देती है, हां, बचपन से। मैरी मासूमियत से कहती है, जब हम यहां से बाहर निकलेंगे तब आप उनसे तलाक ले लेना। वो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। मैरी को सच नहीं पता था। उसे यह भी नहीं मालूम था कि जिस आदमी से वह नफरत करती है वही उसका असली पिता है। समय फिर आगे बढ़ता है। अब सारा को गायब हुए 17 साल हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ थॉमस, जिसे आयरिन ने अपने बेटे की तरह पाला था, अब काफी बड़ा हो चुका होता है। उसे आज भी यही लगता है कि वह सारा का छोड़ा हुआ बच्चा है। इसी बीच एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी धीरे धीरे रिसते हुए बेसमेंट तक पहुंचने लगता है। सारा देखती है कि दीवार के एक हिस्से से मिट्टी नरम हो गई है।
वह तुरंत किसी नुकीली चीज से वहां खोदना शुरू कर देती है। काफी मेहनत के बाद उसे वहां एक छोटी सी लोहे की जाली दिखाई देती है। कई सालों में पहली बार उसे बाहर की हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वह खुशी से पागल हो जाती है। सारा तुरंत टॉर्च उठाकर जाली के बाहर बार बार रोशनी चमकाने लगती है, ताकि अगर कोई बाहर से देखे तो उसकी मदद कर सके। किस्मत से एक आदमी उस चमकती हुई रोशनी को देख भी लेता है, लेकिन वह खुद जाकर देखने की बजाय सीधे घर की तरफ जाता है। दरवाजा खोलते ही सामने डॉन मिलता है। वह उस आदमी को पूरी बात बता देता है कि पीछे जमीन के नीचे से अजीब सी रोशनी आ रही है। यह सुनते ही डॉन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सारा ने एक बार फिर बाहर की दुनिया तक पहुंचने की कोशिश की है। वह बिना एक पल गंवाए बेसमेंट में उतरता है और इस बार वह सारा को इतनी बेरहमी से मारता है कि वह लगभग बेहोश हो जाती है। उसकी आखिरी उम्मीद भी एक बार फिर उसी अंधेरे कमरे में दम तोड़ देती है। डॉन की बेरहमी से हुई पिटाई के बाद सारा की हालत बेहद खराब हो जाती है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। वह एक बार फिर प्रेग्नेंट होती है। लगातार मारपीट, तनाव और खराब हालात की वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। आखिरकार उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। मैरी और माइकल घबराए हुए अपनी मां के पास बैठे रहते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। कई घंटों तक दर्द सहने के बाद सारा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। बच्चा मृत पैदा होता है। अपने मासूम बच्चे को खोने का दर्द सारा को अंदर तक तोड़ देता है। वह उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। डॉन नीचे आता है और बिना किसी भावना के उस बच्चे को वहां से उठा ले जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारा अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। समय फिर आगे बढ़ता है। अब सारा को इस कैद में रहते हुए 18 साल हो चुके होते हैं। माइकल का जन्मदिन आता है। डॉन उसे एक बेसबॉल बैट गिफ्ट देता है। माइकल पहली बार किसी खिलौने या खेल से जुड़ी चीज देखकर खुश हो जाता है। तभी सारा डॉन से थॉमस के बारे में पूछती है। डॉन बताता है कि थॉमस अब बड़ा हो चुका है। वह स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है और फुटबॉल टीम में भी शामिल होने वाला है। यह सुनकर माइकल मासूमियत से कहता है, मैं भी फुटबॉल खेलना चाहता हूं, मैं भी बाहर जाना चाहता हूं। डॉन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यह सब तुम्हारी मां पर निर्भर करता है। अगर वह मेरी बात मानेगी तो शायद एक दिन तुम लोग भी बाहर जा सकोगे। यह कहकर वह ऊपर चला जाता है। डॉन के जाते ही माइकल और मैरी अपनी मां से नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कैद की वजह उनकी मां ही है। दोनों गुस्से में सारा से उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। यह सुनकर सारा पूरी तरह टूट जाती है। वह कमरे में रखी चीजें फेंकने लगती है, जोर जोर से रोती है और फिर थककर जमीन पर बैठ जाती है। उसी हालत में उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। अपना घर, अपनी मां, अपनी बहन और सबसे ज्यादा क्रिस, जिसके साथ वह एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। काफी देर बाद मैरी और माइकल को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों चुपचाप पूरा कमरा साफ करते हैं, फिर अपनी मां के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। सारा उन्हें गले लगा लेती है। अब उसे महसूस होता है कि उसके बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि वे सच जान सकते हैं। कांपती हुई आवाज में वह उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कैसे उसे 18 साल पहले धोखे से इस बेसमेंट में बंद किया गया, कैसे हर दिन उसके साथ जुल्म हुआ, और सबसे बड़ा सच, जिस आदमी को वे इतने सालों से अपना पिता नहीं बल्कि सिर्फ एक कैद करने वाला इंसान समझते थे, वही उनका असली पिता है। यह सुनते ही मैरी और माइकल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों गहरे सदमे में चले जाते हैं। मैरी की सांसें तेज होने लगती हैं। उसे जोर का अस्थमा अटैक पड़ता है। सारा तुरंत उसे संभालती है और बार बार कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार मैरी की हालत पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी होती है। यहीं से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। मैरी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उसे बार बार तेज अस्थमा अटैक आने लगता है और इस बार उसकी सांसें पूरी तरह उखड़ने लगती हैं। सारा घबराकर डॉन से विनती करती है, अगर तुमने इसे अस्पताल नहीं पहुंचाया तो यह मर जाएगी। शुरुआत में डॉन मना कर देता है,
लेकिन जब उसे एहसास होता है कि अगर मैरी की मौत हो गई तो उसके सारे राज भी खुल सकते हैं, तब वह मजबूरी में उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं से फिल्म वापस उसी सीन पर पहुंचती है जहां से कहानी शुरू हुई थी। डॉन, सारा और मैरी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर तुरंत मैरी का इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉन पूरे समय सारा पर नजर रखता है। वह किसी भी कीमत पर उसे किसी से अकेले बात नहीं करने देना चाहता था। इसी बीच एक डॉक्टर कुछ जरूरी दस्तावेजों पर साइन करवाने आती है। सारा समझ जाती है कि शायद यही उसका आखिरी मौका है। वह जानबूझकर डॉन के कपड़ों पर पानी गिरा देती है। डॉन नए फॉर्म लेने के लिए कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है। बस यही वह पल था जिसका सारा 20 साल से इंतजार कर रही थी। जैसे ही डॉन दूर जाता है, सारा दौड़कर डॉक्टर के पास पहुंचती है। वह डॉक्टर को कसकर गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे 20 साल से बेसमेंट में कैद करके रखा गया है। उसी समय वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी भी उसकी बात सुन लेता है। डॉक्टर और पुलिस तुरंत सारा की बात को गंभीरता से लेते हैं। कुछ ही मिनटों बाद डॉन वापस आता है, लेकिन इस बार पुलिस उसे वहीं रोक लेती है। शुरुआत में वह खुद को बचाने की कोशिश करता है और झूठ बोलता है, लेकिन सारा की हालत, उसके बयान और आगे मिली जांच के सबूत उसके सारे झूठ को बेनकाब कर देते हैं। आखिरकार पुलिस डॉन को गिरफ्तार कर लेती है। उधर मैरी को जब होश आता है तो सारा उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अब हमें उससे कभी डरने की जरूरत नहीं है, अब हम आजाद हैं। इसके बाद पुलिस बेसमेंट में पहुंचकर माइकल को भी सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। पहली बार मैरी और माइकल खुला आसमान, ताजी हवा और सूरज की रोशनी देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉमस भी अपनी असली मां से मिल जाता है। करीब 20 साल बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ होता है। कुछ समय बाद क्रिस भी सारा से मिलने आता है। वह बताता है कि उसने इन सभी सालों में कभी सारा को नहीं भुलाया। फिर वह सारा को एक गुलाबी रंग का हेलमेट देता है, जिसे उसने लगभग 20 साल तक संभाल कर रखा था। यही हेलमेट वह उसे उसके 18वें जन्मदिन पर देने वाला था, लेकिन किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया। सारा की आंखें नम हो जाती हैं। फिल्म के आखिरी सीन में सारा और क्रिस एक बाइक पर साथ निकलते हैं। इस बार किसी कैद की तरफ नहीं, बल्कि एक नई, आजाद और उम्मीदों से भरी जिंदगी की ओर। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। असल जिंदगी में एलिजाबेथ फ्रिट्जल नाम की एक लड़की को उसके ही पिता ने 24 साल तक बेसमेंट में कैद रखा था। इस दौरान उसने उसके साथ कई अमानवीय अत्याचार किए और उससे कई बच्चे भी हुए। इसी दिल दहला देने वाली घटना से प्रेरणा लेकर द गर्ल इन द बेसमेंट बनाई गई है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।